हेलो फ्रेंड्स, मैं विमल किशोर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी टेट 8 जनवरी 2020 के मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, यह सेशन यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एंड रीट एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। किस प्रकार हम जानेंगे कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है और कौन सा नहीं है। तो दोस्तों, इसको इस पहचानने की एक तरीका होता है। क्या होता है वो, दो स्मॉलेस्ट जो नंबर होते हैं उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसे ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा दिया है 8, 9, 10। देखते हैं ट्रिपलेट है या नहीं। तो 2 स्मॉलेस्ट नंबर का जो स्क्वायर का सम होता है वो लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो 145 हो जाएगा और उधर कितना आएगा, 100 आएगा। तो 145 इज ग्रेटर देन है 100 से, ठीक है। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन दूसरा देखते हैं, 8, 64 एंड 5.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर देखते हैं तो 5.2 का अगर स्क्वायर करेंगे वो इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 64 का स्क्वायर के सम के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन आपका चेक करते हैं, 6, 8, 10। इसका 6 का स्क्वायर करते हैं, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 एंड 10 का स्क्वायर 100। दोनों को ऐड करते हैं, 100 इक्वल टू 100 है। हालांकि ये ट्रिपलेट तो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पाइथागोरस ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। जिसकी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी, 8 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर 6 है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए, तो चौथा आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसको चेक तो करना बनता ही है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर। इस प्रकार ये 289 इक्वल टू 289 आ जाएगा। इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ z फॉर विच द नंबर 417, यहाँ पे डैश की जगह z है, एट इज डिविजिबल बाई 9। क्वेश्चन कह रहा है z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 z एट 9 से विभाज्य हो। दोस्तों, ऑप्शन से चेक करेंगे, जहाँ पर z है वहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं। पहले 7 पुट करते हैं तो देखते हैं 9 से विभाज्य हो जाता है। 9 पुट करते हैं, 6 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। तो इस प्रकार इन तीनों वैल्यू से विभाजन नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे 7 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता रहा हूँ। जब 9 से आपको डिवाइड करने को बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप सारे नंबर, जितना नंबर दिया हो सारे सबको ऐड कर लीजिएगा। जहाँ पर आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, वहाँ पे मतलब आप कौन सी वैल्यू रखें जिससे 9 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे यहाँ पे इसको ऐड कर रहे हैं 417 को, ठीक है। इसको अगर हम ऐड कर रहे हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है। 20 प्लस जेड। अब जेड की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अब वहाँ पे हम देखिए ऑप्शन में देखते हैं 7 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है एंड 3 दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे 7 वैल्यू अगर रख देते हैं, 7 वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 20 प्लस 7 हो जाएगा कितना, 27 हो जाएगा। और 9 3 जा कितना होता है, 27, ठीक है। इस प्रकार आपका करेक्ट ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज 2160 इक्वल टू 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। दोस्तों, 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। a b c की वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले 2160 का हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। तो a b c की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई। तो a b c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर माइनस 3 इंटू 5 की पावर माइनस 1। दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 81/40 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज फाइंड यूजिंग साइड फिगर द वैल्यू ऑफ x इज। क्वेश्चन कह रहा है आकृति को यूज करते हुए x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे 1 के सामने x है, 2 के सामने 8 है, 3 के सामने 27 है, 4 के सामने 64 है। दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 2 का अगर क्यूब किया जाए तो यहाँ पे 8 हो जाता है। अगर 3 का क्यूब किया जाए तो 27 हो जाता है। और 4 का क्यूब किया जाए तो 64 हो जाता है। सिमिलरली 1 का अगर क्यूब किया जाएगा तो 1 ही रहेगा। इस प्रकार आपका 4 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज वुड द विड्थ हैव टू बी डिक्रीज्ड टू मेंटेन द सेम एरिया। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। दोस्तों, मान लेंगे स्टार्टिंग में मेरी लेंथ दी है 100, इसमें 60% का इंक्रीज़ हो रहा है तो प्रेजेंट की मेरी लेंथ हो जाएगी 160।
इसी प्रकार बात करते हैं वेथ की, तो वेथ भी स्टार्टिंग में मान लेंगे 100। अब इसमें कितने परसेंट का डिक्रीज़ किया जाए कि जो पास्ट का एरिया है वो प्रेजेंट का एरिया इक्वल रहे, ठीक है। तो हम मान लेते हैं इसमें x% का डिक्रीज़ किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट का जो वेथ आ जाएगा वो 100 - x आ जाएगा। अब हमको पता है रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है लेंथ इंटू वेथ, ठीक है। तो हम दोनों प्रेजेंट का एरिया इक्वल टू पास्ट का एरिया कर देंगे। अब वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, परसेंट उतना डिक्रीज होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो रही है 37.5%। नेक्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एजेस। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इन स्क्वायर यूनिट्स इज। कह रहा है एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। फ्रेंड्स हमको पता है कि क्यूब में जो एजेस होती हैं वो 12 होती हैं। एक एज की लंबाई ए है तो 12 एजेस की लंबाई 12 ए हो जाएगी, और इसका जो क्यूब का वॉल्यूम होता है वो ए क्यूब होता है। दोनों को इक्वल में रखेंगे तो ए क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 12 ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे 12 आ जाएगी, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a स्क्वायर होता है। अब ए स्क्वायर की हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 12, तो ये हो जाएगा आपका 72, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज Amit's salary in 2018 is rupees 1,26,500. His salary for 2016 has risen annually by 10% and 15% respectively to reach 2018 salary figures. What was his salary in 2016? कह रहा है 2018 में अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था। लेट कर लेंगे अमित की सैलरी 2016 में x रुपये है, ठीक है। आफ्टर 2016 सैलरी इंक्रीज 10% एंड 15%। देन x का कितना बढ़ेगा, 10% बढ़ रहा है और 15% रिस्पेक्टिवली बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम x इंटू 110/100 इंटू 115/100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1,26,500। अब x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 लाख। इस प्रकार अमित की सैलरी 2016 में 1 लाख रुपये रही होगी। नेक्स्ट वन इज द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 6 एंड देयर LCM इज 432। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 48 द अदर नंबर इज। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। सीधे से एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्या होता है, मासा इंटू लासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मतलब HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सारी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे और निकालेंगे हम दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 54। नेक्स्ट वन इज इफ़ थर्ड फ्राइडे इज़ ऑन 16th ऑफ मंथ देन व्हाट विल बी द डेट ऑफ फोर्थ ट्यूसडे ऑफ सेम मंथ। क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे थर्ड फ्राइडे हमको दिया हुआ है जो 16 तारीख को है, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम ट्यूसडे फाइंड करते हैं, ट्यूसडे कौन कौन सी डेट को इसमें पड़ेगा इस मंथ में। तो दोस्तों 16 तारीख में अगर हम ऐड करें 4 तो ये 20 आ जाएगा, और 20 आ जाएगा तो ये 20 को एक ट्यूसडे पड़ जाएगा। अब देख लेते हैं सारे एक ट्यूसडे हमको पता चल गया, इसमें से 7 लेस करके 7 ऐड करके इसमें से हम सारे इस मंथ के ट्यूसडे निकाल लेंगे। तो इस प्रकार 7 लेस करेंगे तो 13 को एक ट्यूसडे पड़ जाएगा, और 13 में से भी 7 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 तारीख को भी एक ट्यूसडे पड़ जाएगा। अब 3 तो ट्यूसडे ये हो गए, अब हमसे पूछ रहा था चौथा ट्यूसडे, ठीक है। अब हम 20 में भी 7 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, तो ये हमारा 4th ट्यूसडे हो गया। नेक्स्ट वन इज डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पेरीमीटर इज 46 मीटर देन एरिया ऑफ द फील्ड विल बी। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन में गिवन है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 17 मीटर, पेरीमीटर 46 है। दोस्तों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड आपको पता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो मान लेंगे लेंथ हमारी है b और ब्रेथ है हमारी a, ठीक है। तो 2a + b इक्वल टू हो गया 46, ठीक है। अब यहाँ से हम a + b की वैल्यू निकालेंगे तो 23 आ जाएगी। अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, a² + b² + 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 का भी स्क्वायर कर देंगे तो ये 529 आ जाएगा।
दोस्तों रेक्टेंगल में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, डायगोनल का स्क्वायर होता है इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर की जगह हम डायगोनल का स्क्वायर पुट कर देंगे, तो डायगोनल हमारा 17 दिया हुआ है, ठीक है। अब 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, 289 प्लस 2ab इक्वल टू 529। अब 2ab की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 240, तो ab की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 120। क्वेश्चन पूछ रहा था हमसे रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। दोस्तों एरिया का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ हमने माना था यहाँ पे क्या है, b है, और ब्रेथ हमारा a है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो एरिया हो जाएगा ab हो जाएगा, और ab की वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है 120 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया हो जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।